नमस्कार, मैं हूं मयूरिका। और कोरोना वायरस जब साल 2020 शुरू हुआ था, इस वायरस का नाम तक किसी ने भी शायद सुना ही नहीं था और किसी ने अंदाज़ा तो बिल्कुल ही नहीं लगाया था कि कोरोना ये एक नाम 2020 में पूरे साल हमारे साथ चलने वाला है और कहीं ना कहीं इतिहास में ये महामारी दर्ज होने वाली है। चीन के वुहान शहर से निकला एक वायरस देखते ही देखते पूरे दुनिया पर छा गया। भारत में भी केसेस आने लगे और अब तो आप देख ही रहे हैं, लाखों की संख्या में केस भारत में भी दर्ज है। वडोदरा शहर में भी मार्च महीने में केस आना शुरू हुए और उसके बाद लगातार आना शुरू हो गए, आते चले गए और अब करीब रोज 100 मामले दर्ज होते जा रहे हैं। और इसीलिए आज एक विशेष बातचीत आपके लिए हम लेकर आए हैं। डॉक्टर विनोद राव, जो कोरोना के OSD ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी हैं वडोदरा शहर के लिए। आप जानते ही हैं, वडोदरा शहर के म्यूनसिपल कमिश्नर भी रह चुके हैं और गुजरात राज्य के विभाग के सचिव भी हैं। वहाँ से उनकी एक अपॉइंटमेंट हुई वडोदरा शहर में कोरोना की स्थिति पर लगाम कसने के लिए। और अब तो हम सब जानते हैं कि उन्होंने काफ़ी सक्सेसफुली वडोदरा शहर में कोरोना की स्थिति को काबू में रखा है। ये कोरोना की स्थिति को वडोदरा शहर में काबू करने में क्या चुनौतियाँ आई, क्या दिक्कतें आई, प्रशासन को किस तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ा, ये सारी चीज़ें आज हम डॉक्टर विनोद राव से डिस्कस करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि आखिरकार प्रशासन किस तरह इस महामारी से लड़ रहा है। हम रोज़ आपके सामने तरह तरह के समाचार, तरह तरह की न्यूज़ तो पेश कर रहे हैं, लेकिन आखिरकार प्रशासन का पक्ष क्या है, जो उन पर सवाल लगातार उठ रहे हैं, उनका जवाब उनके पास क्या है, ये जानने आज डॉक्टर विनोद राव के पास हम पहुंचे हुए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू। सबसे पहला सवाल सर, मैं आपसे एक बेसिक लेवल से पूछना चाहूँगी कि राज्य सरकार ने जब कोरोना वायरस आया, सबसे पहले, क्योंकि उस बीमारी की गंभीरता के बारे में किसी को जानकारी ही नहीं थी, कोरोना वायरस क्या है, कैसे फैलता है, कुछ भी नहीं पता था। सबसे पहली मीटिंग जो हुई होगी राज्य सरकार में किस तरह की थी और किस तरह की रणनीति हमारे राज्य के लिए तैयार की गई? कोरोना के संदर्भ में पहला मीटिंग मैंने जो अटेंड किया वो 15वीं मार्च के दिन अटेंड किया। उस समय शिक्षण सचिव के दौर से मैंने अटेंड किया। वो मीटिंग जब हुई तब गुजरात में एक भी पॉजिटिव केस दर्ज नहीं हुआ था, डिटेक्ट नहीं हुआ था। महाराष्ट्र में लगभग 19, 20, 25 केस जितना आया। दक्षिण भारत में खास करके चेन्नई और बेंगलुरु में, केरला में पॉजिटिव केसेस आया। राजस्थान में पॉजिटिव केसेस आया। दिल्ली में पॉजिटिव केसेस आया। तो ये बात चर्चा में आई कि बहुत सारे राज्यों में शालाओं को बंद किया, तो गुजरात में भी शाला बंद करना चाहिए कि नहीं, उस विषय में या उस निर्णय को फाइनलाइज करने के लिए वो मीटिंग माननीय मुख्यमंत्री स्तर में बुलाया गया। उधर पहली बार कोरोना की गंभीरता के बारे में आरोग्य विभाग ने सावचेती के तौर पर, एक भी केस डिटेक्ट नहीं हुआ तो भी प्रिवेंटिव मेजर तरीके स्कूल्स और कॉलेजेस बंद करने का एक सुझाव रखा और बहुत चर्चा परामर्श करके फाइनली डिसाइड हुआ कि मंडे मतलब नेक्स्ट डे 16 मार्च से स्कूल्स और कॉलेजेस बंद रहेंगे और 10th और 12th की परीक्षा जब चल रही थी उसको पूरा करेंगे, क्योंकि वो फ्राइडे या सैटरडे तक वो पूरा होने वाला था। तो 20-21 तारीख तक वो पूरा हो गया और गुजरात में 16 तारीख से हमने स्कूल्स बंद करने का निर्णय किया। तो ये मेरा पहला जो इस विषय में पहली बार एक मीटिंग में भाग लेने का अवसर मिला। मुझे वडोदरा का OSD तरीके 20 मार्च देर रात मेरा ऑर्डर हुआ और 21 मार्च सवारे माननीय नायब मुख्यमंत्री श्री અને આરોગ્ય મંત્રી શ્રી માનનીય નીતિનભાઈ પણ મુલાકાતે આવતા હતા અને હું પણ મુલાકાતે એ દિવસે સાહેબના જોડે આવ્યો હતો અને 21 તારીખથી મેં આ પદભાર અહીંયા સંભાળ્યો। और उसी दौरान वडोदरा शहर में पहला केस दर्ज हुआ था और उसके बाद
केस आते चले गए। गुजरात राज्य की जो सरकार है उन्होंने कोई ना कोई रणनीति ज़रूर तय की होगी, और वो रणनीति किस तरह वडोदरा शहर में अप्लाई हुई ये हम राव साहब से जानना चाहेंगे। सर, जब आप यहाँ आए थे आपको कोई गाइडलाइन तो मिली होगी सरकार की ओर से कि आपको ये करना है, और उस रणनीति को वडोदरा शहर, क्योंकि वडोदरा शहर से आप भलीभांति वाकिफ भी है, तो आपने यहाँ उस रणनीति को कैसे इम्प्लीमेंट किया और किस तरह, क्योंकि बहुत इनिशियल स्टेज था जब आप आए, शायद मुझे लगता है नंबर ऑफ केसेस उस वक्त थे, कितने केस थे और किस तरह उस रणनीति को यहाँ एग्जीक्यूट किया गया? मैं जितना याद अभी करता हूँ उसमें जब 21 तारीख को मैं आया तब शायद 3 कंफर्म्ड केसेस थे, उसमें 2 श्रीलंका से आए हुए थे और एक स्पेन से आया हुआ व्यक्ति था। अब उस समय सबके मन में ऐसा था कि कोरोना वायरस फॉरेन से जितने लोग आएंगे उनको कंपलसरी होम क्वारंटाइन करें, उनके साथ किसी का भी अगर कांटेक्ट हुआ हो तो उनको भी थोड़ा प्रिवेंटिव मेजर तरीके, फैमिली मेंबर्स और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट्स को भी होम आइसोलेशन में रखें, और 14 दिन का होम क्वारंटाइन सभी फॉरेन रिटर्न्ड, लगभग हमारे उस समय के आंकड़ा के अनुसार पिछले 2 महीने के समय गाला दरमियान लगभग 3400 जितने लोग थे, ये सभी लोगों को हमने 21 तारीख के शाम को निर्णय करके 22, 23, 24 3 दिन में सभी लोगों के घर जाके उनका हेल्थ चेकअप भी किया, और उस सभी घरों में स्टिकर लगा के होम क्वारंटाइन सुनिश्चित करने का निर्णय किया। 22 तारीख जनता कर्फ्यू वाला दिन था, तो चर्चा में आया कि जनता कर्फ्यू के दिन सबको घर से बाहर जाने का मना किया है, तो हमारा तंत्र को, आरोग्य तंत्र को भेजना चाहिए कि नहीं। ऐसा निर्णय किया कि नहीं, जिस दिन सब लोग घर होंगे उसी दिन जाके उनका हेल्थ चेकअप करना चाहिए और होम क्वारंटाइन का बोर्ड भी लगाना चाहिए, स्टिकर भी लगाना चाहिए। ऐसा 22 तारीख से हमारे आउटरीच वर्कर्स ने, वैसे देखा जाए तो 21 तारीख के शाम से हमने कार्यवाही चालू की। 21 तारीख माननीय पुलिस कमिश्नर श्री, म्यूनसिपल कमिश्नर श्री, कलेक्टर श्री सबके साथ विस्तृत चर्चा किया। मीडिया थ्रू हमने ये बात सबको पहुंचाया कि कोई भी आपके आजू बाजू में कोई भी विदेश से आया हुआ व्यक्ति हो, हमारे रिपोर्टिंग में नहीं आया हो। हमारे रिपोर्टिंग में कौन आते हैं? जो अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट में डायरेक्ट आए हो वही आएंगे, या फिर गुजरात के पासपोर्ट होल्डर हो और बाहर कहीं आया हो। सपोज आपका पासपोर्ट बाहर बॉम्बे से है लेकिन आप बॉम्बे में उतर के या दिल्ली में उतर के गुजरात आए हों तो हमारे ध्यान पर नहीं है। तो आजू बाजू के घर वालों को भी हमने अपील किया कि आपके विस्तार में कोई भी फॉरेन से रिटर्न आदमी हो, पिछले 1-1.5 महीने से आया हुआ, उनको हम होम क्वारंटाइन में रखना चाहते हैं, आप हमको माहिती दे दीजिए। तो हमारे टोल फ्री नंबर में भी लोगों ने माहिती देना चालू किया। अगर मेरा अनुमान सही है तो 8वीं तारीख के आसपास नागरवाड़ा से एक केस डिटेक्ट हुआ, और वो केस में व्यक्ति कोई फॉरेन ट्रैवल हिस्ट्री वाला नहीं था। उसी दिन अंदर से इंस्टिंक्ट, मतलब जो सिक्स्थ सेंस बोल सकते हैं, उसी दिन दोपहर को हमको ये रिपोर्ट 8 या 9 तारीख को मिला। उसी समय निर्णय किया कि पूरा नागरवाड़ा विस्तार को रेड जोन डिक्लेयर करके सील करना चाहिए। वो जो निर्णय उसी दिन उसी समय किया, उसको अमलवारी किया, उसके कारण से उसके बाद 1-1.5 महीने तक वो कम्युनिटी स्प्रेड में जाने से हम अटका पाए। हमको पूरा कोविड मैनेजमेंट के लिए समय मिला और शहर के अन्य विस्तार में फैलने से पहले पूरी तैयारी करने का हमको अवसर मिला। वो जो नागरवाड़ा में उस दिन जो निर्णय किया, उसमें ये भी निर्णय किया कि कम्युनिटी किचन्स, जिसके माध्यम से एक जगह खाना बनता था, अलग अलग जगह खाना बनता था, और स्लम विस्तार और गरीब बस्ती में जहाँ तैयार भोजन 2 बार जाता था, उसको भी थोड़ा कठोर निर्णय था उस समय, लेकिन वो सख्ताई से वो बंद करने का निर्णय किया। उससे क्या हुआ कि स्लम विस्तार और स्लम लाइक विस्तार, गरीब झुपड़पट्टी विस्तार आज
आज मैं रिव्यू करके आया, आज भी लगभग सेफ गार्डेड है, क्योंकि वो सिर्फ हमने बंद किया उतना ही नहीं, उधर हमने प्रोएक्टिव बहुत सारी चीज़ें चालू की, जैसे येलो जोन डिक्लेयर किया, उधर कंटेनमेंट डिक्लेयर, उधर आयुर्वेद और होम्योपैथी का उधर इंटेंसिवली प्रोफाइलैक्टिक दवा दिया, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन उधर ये सब करने के लिए समय इसलिए मिला क्योंकि उस समय सर कुछ निर्णय करके उसको सख्ताई से अमल किया। नागरवाड़ा में जब केस आया, बहुत नई थी चीज़ें, वडोदरा शहर के लिए बहुत नई चीज़ें थी, प्रशासन के लिए भी कहीं ना कहीं नया वायरस था, नई बीमारी थी और पूरी लड़ाई जो थी नई थी। अधिकारी मिलकर समझना चाह रहे थे कि आखिरकार कैसे इस बीमारी से लड़ा जाए और ऐसे में नागरवाड़ा में एक के बाद एक इतने केस आना शुरू हो गए। एक साथ 50 केस वहां दर्ज हो गए थे और फिर लगातार दर्ज होने लगे और ऐसे में सर कह रहे हैं कि खासकर स्लम एरिया को बचाना एक बड़ा चुनौती थी और वो बहुत अच्छी तरीके से आपने, अगर आप कोरोना की स्थिति को रिव्यू कर रहे हैं वडोदरा शहर में 5-6 महीने से, तो स्लम इलाकों में कम ही केस पाए गए हैं और उसका जो कारण है, उसका जो जवाब है वो आज हमें मिला है कि वहाँ खूब काम हुआ है, वहाँ प्रिवेंटिव एक्शन लिए गए हैं और इसलिए स्लम इलाके में ये बीमारी ज़्यादा नहीं फैली है। मुंबई के धारावी में जो हुआ था वो तो आप जानते ही हैं, स्लम इलाके में बीमारी फैलना बहुत आसान होता था और इसलिए स्लम इलाके को सबसे पहले सेव किया गया। उसके बाद सर तांदलजा की बात आई। तांदलजा भी कहीं ना कहीं रेड जोन बनने की और आगे बढ़ सकता था। वहाँ केस दर्ज नहीं होने से पहले बहुत सारे एक्शन उठा लिए गए, उसके क्या वजह थी और वहाँ कैसा रहा पूरा प्लानिंग? तो बड़ौदा में जिस प्रकार से इंस्टिंक्चुअल मतलब अनुमान करके क्या हो सकता है उसको प्रोजेक्ट करके वो होने से पहले प्रिवेंट करने का जो प्रयास हुआ प्रोएक्टिवली, उसका एक उत्तम उदाहरण है तांदलजा में। एक भी केस दर्ज हुआ नहीं तो भी हमने अप्रैल के दूसरे वीक में उधर रेड जोन जाहिर करके पूरा सील किया उस विस्तार। लगभग 25 दिन 30 दिन तक वो सीलिंग चालू रहा। उसके कारण से क्या हुआ कि नागरवाड़ा से जो लाइव संपर्क रहता था, लॉकडाउन होते हुए भी वो संपर्क चालू रहता और तांदलजा और आजू बाजू के विस्तार में भी गीच बस्ती, खास करके अल्पसंख्यक समुदाय की बस्ती है, उधर एक बार फैल गया तो उधर भी मतलब आग जैसा फैल सकता था उस समय। और हम उस समय परिस्थिति को हैंडल करने के लिए हमारे पास अनुभव भी नहीं था और होम बेस्ड कोविड केयर कंसेप्ट उस समय था नहीं। अगर सिम्टम नहीं है तो भी हॉस्पिटल में ले जाना था, हॉस्पिटल में ही 14 दिन रखना था, 2 बार नेगेटिव 24 घंटे के अंदर आए तब जाके उनको डिस्चार्ज करना था। हमारा पूरा हॉस्पिटल बेड उसी में पूरा हो जाता। जो तांदलजा में अगर केस फैल गया होता तो तांदलजा के आजू बाजू में पूरा पूर्व पश्चिम विस्तार में केस आ जाता, दिवालीपुरा में केस आ जाता, अटलादरा में केस आ जाता, पची गोरवा सुबानपुरा, उस पूरा विस्तार में अप्रैल महीने से ही स्प्रेड हुआ होगा। आज मैं जब रिव्यू कर रहा था तो ये ध्यान पर आया कि जिस प्रकार से शहर के कुछ विस्तार जैसे नागरवाड़ा पानी गेट विस्तार वो अप्रैल महीने में पीकिंग हुआ, उसके बाद ग्रेजुअली उत्तर जोन और पूर्व जोन के बाकी विस्तार जुलाई अप्रैल मई महीने में, जून महीने में पीकिंग तक चला गया। जुलाई महीने में दक्षिण विस्तार तक आ गया और अगस्त विस्तार होते हुए, अगस्त महीना होते हुए अभी लगभग पश्चिम विस्तार में भी पीकिंग हो रहा है। अब कोविड मैनेजमेंट का जो स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, कोई भी कंटेनमेंट करने का प्रयास वो कोविड को पूरा परास्त करने के लिए प्रयास नहीं होता है। कंटेनमेंट जोन करना, लॉकडाउन करना, कर्फ्यू लाना, जो भी प्रयास अलग अलग शहरों में अलग अलग तरीके से हुआ, उसके पीछे का हेतु क्या है? प्रोग्रेशन ऑफ वायरस डिले करने के लिए।
एकदम अटकाना ये नहीं, लेकिन जब तक व्यवस्था तैयार हो तब तक स्प्रेड ऑफ डिसीज़ को, ट्रांसमिशन को, स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन को डिले करना। कोई भी शहर में सफलता तब मिलती जब शहर का अलग अलग विस्तार अलग अलग समय दरमियान पीकिंग हो। तो एक ही साथ पूरा शहर का लोड हॉस्पिटल्स में ना आए। हमारी सफलता अभी तक, जो हम ये नहीं बोलते कि सफल हो गए या ये गेम में हाफ टाइम हुआ कि फुल टाइम हुआ या फिर कितना समय बचा है, एकदम सर्टेनली बोल नहीं सकते, लेकिन हम वो जो पीकिंग के प्रक्रिया से जा रहे हैं, तो इतना तो बोल सकते हैं कि आज तक वडोदरा में एक भी व्यक्ति को सेवा और सुविधा के अभाव से उनकी मृत्यु नहीं हुई। मतलब वेंटिलेटर कम पड़ गया, ऑक्सीजन कम पड़ गया, हॉस्पिटल बेड कम पड़ गया, एम्बुलेंस ने सेवा नहीं दी या डॉक्टर्स या नर्सिंग की सेवा कम पड़ गई, ये कारण से एक भी व्यक्ति का मृत्यु वडोदरा में आज तक नहीं हुआ और होने भी हम नहीं देंगे, क्योंकि उस प्रकार से ज़रूरियात से डबल हमने आयोजन करके रखा है। ये क्यों हुआ? क्योंकि शहर में एक साथ पीकिंग नहीं हुआ जी। और अप्रैल मई महीने में पीकिंग नहीं हुआ। तो विश्व के अन्य देशों में क्या ट्रेंड है, क्या उधर का प्रोग्रेशन ऑफ डिसीज है जी। तो ये सब विश्व के अलग अलग देशों का बेस्ट प्रैक्टिसेस हमने अप्रैल महीने में अभ्यास किया। उसमें शहर के निष्णात डॉक्टर्स का मदद लिया, एपिडेमियोलॉजिस्ट का, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स का, कम्युनिटी मेडिसिन के एक्सपर्ट्स का, एसएसजी हॉस्पिटल के निवृत्त निष्णात डॉक्टर्स, डॉक्टर वी.एस. मजमूदार, डॉक्टर आर.के. बख्शी, डॉक्टर मीनू पटेल, उसके अलावा इधर इंटेंसिविस्ट हो प्राइवेट निष्णात डॉक्टर भरत मोदी, डॉक्टर भीखुभाई पटेल, डॉक्टर घણા બધા લોકોના મદદ લઈને IMA, ફિઝિશિયન્સ એસોસિએશન, એનેસ્થેટિસ્ટ એસોસિએશન, આ બધાના ઇન્ટેન્સિવિસ્ટ, આ બધાના પ્રોએક્ટિવ પાર્ટિસિપેશન આયોજનના તબક્કામાં અને અમલીકરણના તબક્કામાં અમે એપ્રિલ અને મે મહિનામાં સુનિશ્ચિત કરીએ. એના કારણે શું થયું, 1 જૂનથી અહીંયા તમામ લગભગ 40થી 50 જેટલા પ્રાઇવેટ હોસ્પિટલ્સને આ પ્રક્રિયામાં અમે જોડ્યા. 31 મેના રોજ એના માટેના જાહેરનામા બહાર પાડ્યા, નોટિફિકેશન કરીને પ્રાઇવેટ હોસ્પિટલ્સ જોડાયા. જૂન, જુલાઈ, ઓગસ્ટ મહિનામાં અત્યારે લગભગ 3 મહિનાના સમય અને અનુભવને ધ્યાને રાખીને આ એક ખૂબ ઉત્તમ ઉદાહરણ વડોદરામાં પ્રાઇવેટ પબ્લિક પાર્ટનરશિપના થયું છે. એના કારણે આજના તારીખે લગભગ 350 જેટલા વેન્ટિલેટર્સ, લગભગ 450થી 500 જેટલા ICU અને કુલ આ સિવાય 4000 બેડ, કુલ મળીને 5050 બેડની વ્યવસ્થા કોવિડ માટે વડોદરા શહેરમાં અત્યારે કરી શક્યા. वो उसके पीछे का कारण ये है कि शहर में एक साथ पीकिंग होके एक साथ हॉस्पिटलाइजेशन और मोर्टेलिटी की ज़रूरत, वो परिस्थिति नहीं आई और वो पूरा प्लानिंग के साथ काम करने के कारण से हुआ. बड़े बड़े देश अमेरिका, ब्राज़ील, फ्रांस, इटली, यहाँ तैयारी करने का मौका नहीं मिला और इतनी जल्दी और इतनी स्पीडली ये वायरस, कोरोना वायरस की बीमारी फैल गई कि आज तक ये देश उबर नहीं पाए हैं. अमेरिका अब तक इस बीमारी से जूझ रहा है जबकि विश्व की महासत्ता कहलाता है. लेकिन राव साहब कह रहे हैं कि यहाँ प्लानिंग की गई और अलग अलग एरिया में अलग अलग वक्त पे पिक लाने में प्रशासन सफल रहा और उसी की वजह से सुविधाएं मिली, ऐसा प्रशासन का कहना है. सवाल अब जो आपके मन में आ रहे हैं वो मैं भी पूछने वाली हूँ कि जैसे जैसे केस बढ़ते गए कहीं ना कहीं चौकसी घटती गई, यानी पहले जितना क्वारंटाइन लोगों को किया जाता था वो कम होने लगा. सैनिटाइजिंग की प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं सर धीमी पड़ने लग गई. पहले कोई अगर पॉजिटिव आता है पूरे परिवार का टेस्ट होता था, उसमें कमी लाई गई और धीरे धीरे चीज़ों को बंद किया गया. इसके पीछे का सोच क्या थी और वजह क्या थी? कोविड मैनेजमेंट अलग अलग तबक्का में से पसार होता है.
जब पहला ऐसा तबक्का था जब श्रीलंका से आए हुए 2 लोगों को और स्पेन से आया हुआ एक व्यक्ति का पॉजिटिव आया, तब ये सुनिश्चित करना आसान था कि कहाँ से आया और कहाँ कहाँ गया होगा। मतलब कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी सुनिश्चित आप कर सकते थे और उनको आइडेंटिफाई करके आइसोलेट भी आप कर सकते थे। मुझे याद है जो श्रीलंका से जो परिवार आया और उनके मित्र वर्तुलों में से लगभग 35 से 40 लोगों को आइडेंटिफाई करके लेप्रेसी ग्राउंड में हमने SIHFW में उनको आइसोलेशन में रखा था 2-2, 3-3 वीक तक। आगे समय गया, नागरवाड़ा में जब हुआ तब जो पहला केस हुआ उसके बाद तुरंत हमने मास सैंपलिंग चालू किया। मास सैंपलिंग में नेक्स्ट 2 से 3 दिन में लगभग 250-300 सैंपल लिया। वो 250-300 सैंपल में से 25 से 30 पॉजिटिव आया। तो क्या हुआ कि ये जो तबक्का का पहला तबक्का होता है कि डायरेक्ट जो चेप लेके कोई आता होगा शहर में, फिर उनके परिवार को वो स्प्रेड होता है या डायरेक्ट इमीडिएट कॉन्टैक्ट को स्प्रेड होता है। नागरवाड़ा में हुआ तब ये मालूम पड़ा कि वो एक स्टेप आगे गया और लोकल ट्रांसमिशन स्टेज में वो आ गया। अब लोकल ट्रांसमिशन स्टेज में भी आप पूरा विस्तार को सील करके वो सीलिंग की प्रक्रिया मतलब कोई बाहर ना जाए, कोई अंदर ना आए, और जितना अंदर है उनका सैंपलिंग लेके उनको आप ट्रीटमेंट चालू कर सकते हैं। जब अप्रैल मई महीने में लॉकडाउन पीरियड था तो ये लगभग सफलतापूर्वक हुआ, जिसके कारण से अप्रैल और मई महीने में केसों की संख्या एकदम कम थी। अब जब अनलॉक चालू हुआ, और अनलॉक तो चालू होना ही था क्योंकि जैसे मैंने बोला लॉकडाउन या जोनिंग या मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट करने की जो प्रक्रिया है वो सब ट्रांसमिशन का स्पीड घटाने के लिए है। परमानेंट सॉल्यूशन नहीं था, वो सस्टेनेबल सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि जैसे माननीय बड़ा प्रधान साहब ने बोला कि जान है तो जहान है, लाइफ और लाइवलीहुड दोनों कहीं ना कहीं बैलेंस करके चलना पड़ता है। तो लाइवलीहुड के भोग में एक लिमिट के बाहर आप लॉकडाउन को भी एक्सटेंड नहीं कर सकते। तो अनलॉक चालू हुआ तो एक एरिया से दूसरा एरिया में जब लोग निकलना चालू हो गया, रिस्ट्रिक्शन सब होते हुए भी सोशल डिस्टेंसिंग का फर्जियात अमल करने का प्रयास के बावजूद, मास्क फर्जियात करने के बावजूद, सैनिटाइजेशन फर्जियात सब होने के बावजूद होते हुए भी लोगों का कुछ हैबिट से जो बदलता नहीं है या बदलने में बहुत मुश्किल, ज़्यादा प्रयास या ज़्यादा टाइम लगता होगा। इसलिए ट्रांसमिशन ग्रेजुअली एक विस्तार से अलग अलग विस्तार में फैल गया और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम दैट इज़ द नेचर ऑफ द पैंडेमिक। ये किसी का बेदरकारी है या किसी का इरादापूर्वक किया हुआ है, ऐसा नहीं। ये कोरोना ऐसे हाईली कंटेजियस डिसीज़, उसका नेचर ही ऐसा है कि कहीं ना कहीं वो रास्ता अपना निकाल लेता है और जाता है वो। तो इसलिए स्प्रेड अलग अलग विस्तार में गया। जब अर्ली कम्युनिटी ट्रांसमिशन स्टेज पहुंचता है उसके बाद कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एक चैलेंज होता है। ड्राइवर ने पैसेंजर को दिया या पैसेंजर ने ड्राइवर को दिया, ये चौकसाई पूर्वक, खातरी पूर्वक आप बोल नहीं सकते। मतलब कौन कैरियर है और कौन विक्टिम है, किसने पास ऑन किया और किसने रिसीव किया, ये खातरी पूर्वक नहीं बोल सकते। आप अनुमान करके दिखाने के लिए दिखा सकते हैं कि हमने इतने लोगों को सस्पेक्टेड तरीके ढूंढा है, लेकिन जब एक लिमिट के बाहर एक हाईली कंटेजियस डिसीज स्प्रेड होता है उसके बाद सिर्फ और सिर्फ प्राथमिकता रहती है मोर्टेलिटी मिनिमाइज करने पर। मोर्टेलिटी कैसे मिनिमाइज किया जा सकता है? आपका इम्यूनिटी बढ़ाने। वायरस आप तक आने में हम डिले करवा सकते हैं एट द मोस्ट। बाद में पूरा आपका फोकस चेंज होना चाहिए, और अगर आ ही गया, मानो कि वायरस आ ही गया,
तो आपका मिनिमम नुकसान से आपको उसमें से पसार होना है। तो क्या कर सकते हैं, आपका इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमने आयुर्वेद का उकाड़ा हाईली मतलब वल्नरेबल एरिया पूरा हमने कवर किया। होम्योपैथी का आर्सेनिकम एल्बम पूरा शहर को 3 बार राउंड हमने कवर करके डिस्ट्रीब्यूट किया। वो 1 महीना उसका प्रोटेक्शन रहता है, तो उसका राउंड 3 बार किया। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का प्रिवेंटिव यूसेज पूरा गुजरात में पायलट प्रोजेक्ट वडोदरा में हुआ। आज कोई भी स्लम विस्तार में या अमुक समाज के हाईली वल्नरेबल लोग जहाँ ज़्यादा होते हैं उस विस्तार में, या फिर हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स जितना है, सैनिटेशन वर्कर्स, हेल्थ वर्कर्स, आईसीडीएस वर्कर्स, पुलिस कर्मचारी, सबको हमने HCQ का प्रोफाइलैक्टिक डोज चालू किया। इसके कारण से वडोदरा में फ्रंटलाइन वर्कर्स, फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स में मोर्टेलिटी का प्रमाण अपवाद रूप किस्सा सिवाय नहीं। तो ये सब जो बेस्ट प्रैक्टिसेस का शुरुआत वडोदरा में हुआ। इम्यूनिटी बढ़ाने का पहला फोकस। सेकंड फोकस क्या, वायरस का स्प्रेड बढ़ता है तो ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करो जिसका अगर चेप लगा तो कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना ज़्यादा हो, उसको हाई रिस्क पर्सन। हाई रिस्क पर्सन मतलब जिनकी उम्र 60 से ज़्यादा हो, जिनको ऑलरेडी हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, ओबेसिटी या फिर गंभीर बीमारी जैसे कैंसर हो, किडनी की बीमारी हो, लिवर की बीमारी हो, कोई इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स में हो, कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट થયેલા હોય, આ બધા એવા વ્યક્તિઓ जो कोरोना के बाद उसको मतलब ओवरकम करने में थोड़ा उनको ज़्यादा परेशानी हो सकती है। ऐसे लोगों को सामने से हमने रिवर्स क्वारंटाइन में रखने के लिए अपील किया। मतलब घर के अंदर भी वो अपने रूम आइसोलेशन में रहे, और कोई बाहर सामान लेने जाता है, नौकरी धंधा के लिए जाता है, वो बाहर से आए और सीधा इनके संपर्क में ना आए। वो बाहर से आए, अपने आप को फ्रेशन अप खुद हो जाएं, खुद सैनिटाइज हो जाएं, कपड़ा बदल दें और फिर बाकी परिवार लोगों के संपर्क में आए। उस प्रकार से हमने एक अभियान चलाया। तीसरा होम रेमेडीज़। होम रेमेडीज़ मतलब क्या है, वायरस आ गया तो पहले कहाँ आता है, आपका नाक से वो अंदर जाता है या फिर मुंह से अंदर जाता है, तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में वो रहता है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कुछ समय तक रहने के बाद वो ग्रेजुअली लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और फिर लंग्स तक जाने की उसका मतलब नेचर ऑफ द प्रोग्रेशन ऐसा होता है। तो जब अंदर जाता है और तुरंत आपने स्टीम इन्हेलेशन लिया हो, मतलब दिन में 2-3 बार स्टीम इन्हेलेशन अगर आप लेते हैं, दिन में 2-3 बार आप गर्म पानी में नमक डाल के थोड़ा हल्दर डाल के कोगला करते हो, मतलब गार्गलिंग करते हो, और गर्म पानी बारंबार आप सेवन करते हो, तो ये अपर और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को सैनिटाइज, आप अपने आप का सैनिटाइजेशन, कॉरपोरेशन के कर्मचारी सैनिटाइजेशन मशीन ला के सैनिटाइज करे ये संभव नहीं। 160 स्क्वायर किलोमीटर विस्तार में रोज 4 वक्त सैनिटाइज करવું ये प्रायोगिक नहीं। आने कोई विजिबल वस्तु नहीं आ वायरस के हमने ज्यां देखा तुरंत सैनिटाइज किया ऐसा विजिबल वस्तु पण नहीं। तो आम बतावा पूरतुं देखाव पूरतुं આપણે સેનિટાઇઝેશન કરી શકીએ, પણ અસરકારક સેનિટાઇઝેશન એક વ્યક્તિ આજે પણ ઘરમાં બેઠા બેઠા એક પણ પૈસાના ખર્ચા વગર પોતાના રેસ્પિરેટરી ટ્રેકને સેનિટાઇઝ કરી શકે છે। આ કામગીરી આપના માધ્યમથી પણ હજુ પણ લોકો સમજે એવા હું અપીલ કરું છું, કેમ કે આ સૌથી અસરકારક ઉપચાર છે। राव साहब जो बता रहे हैं कि खुद हम अपने आप को कोरोना वायरस से बचा सकते हैं, और मुझे लगता है भारत ने ये जो जंग दुनिया के मुकाबले जीती है तो वो उसी वजह से जीती है कि लॉकडाउन पीरियड में
सबको कोरोना को समझने का मौका मिला। कहीं ना कहीं कोरोना से कैसे लड़ सकते हैं, क्या प्रिकॉशंस होने चाहिए, ये सारी चीज़ें सरकार की ओर से फीड की गई और लोगों ने इसे अपनाई। लोगों ने काढ़ा पीना शुरू किया, लोगों ने स्टीम लेना शुरू किया और इसीलिए वायरस का संक्रमण जितना अन्य देशों में फैला उस कदर, क्योंकि हमारी जनसंख्या पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, उस कदर हमारे देश में नहीं फैला। उसकी वजह ये कि लोगों ने भी इसमें सहयोग देना शुरू किया, लोगों ने इस वायरस की गंभीरता को हाथों हाथ लिया। खैर बाद में लॉकडाउन खुला और लोग अब घर के बाहर निकलने के लिए मजबूर है। ऐसे में काफ़ी गाइडलाइंस का उल्लंघन भी हो रहा है। लेकिन आज हम प्रशासन से जवाब मांगने बैठे हैं और सबसे बड़ा सवाल जो आपके मन में यही है कि सबसे पहले नाम बताए जाते थे, एरिया बताया जाता था, सोसाइटी के नाम बताए जाते थे, लेकिन धीरे धीरे वो बंद कर दिया गया। सिर्फ एरिया के नाम बताए जाने लगे, सोसाइटी का नाम बताया जाने लगा और कुछ वक्त बाद सोसाइटी के नाम बताना भी बंद कर दिया। अगर आप VNM के रेगुलर व्यूअर हैं, आप हमेशा कमेंट बॉक्स में हमें कहते हैं कि एरिया लिखिए, एरिया लिखिए, लेकिन एरिया प्रशासन की ओर से हमें ही नहीं मिल रहा है। इसकी वजह मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी, सर पहले नाम दिए जाते थे इस घर में, इस बिल्डिंग में ये नाम, उसके बाद नाम बंद किए गए, एरिया शुरू किए गए और फिर एरिया भी बंद कर दिए गए, क्या वजह थी? जैसे मैंने आपको बताया, इस कोरोना बीमारी का प्रोग्रेशन जिस प्रकार से मार्च, अप्रैल और मई महीने में हुआ और जून, जुलाई, अगस्त में हुआ, वो अलग अलग तबक्का में से पसार हुआ। अब श्रीलंका से कोई आया हो या विदेश से कोई आया हो, उसका चौकस एड्रेस के साथ बताना वो शहर के हित में था, शहरी जनों के हित में था, क्योंकि वो बाहर निकल के पूरा शंकास्पद इन्फेक्टेड लोग थे, तो शंकास्पद लोग बाहर जाएं और इन्फेक्ट करें ये योग्य नहीं था। अप्रैल महीना, मई महीने में भी वो योग्य था, क्योंकि वो लॉकडाउन पीरियड चल रहा था, लोग, सभी दुकानें बंद थी, लगभग नौकरियां, ऑफिसेस सब बंद था, पब्लिक प्लेसेस बंद था। जून से जब आपने अनलॉक चालू किया, अब ऐसा विषय ध्यान पर आया कि कोई पॉजिटिव व्यक्ति हो और उनका पूरा परिवार को ऑस्ट्रासाइज किया हो, कोई फ्रंटलाइन वर्कर हो, हॉस्पिटल में जाके आया हो, उनको पूरा उधर के लोगों ने उनके साथ भेदभाव रखा हो, ऐसा हमारे ध्यान पर आया। बहुत लोगों ने रजूआत की कि पॉजिटिव डिक्लेयर करने के बाद हमारे साथ जिस प्रकार का अमानवीय वर्तन होता है वो योग्य नहीं है, वो ह्यूमन राइट्स वायलेशन है उनके साथ। जैसे H1N1 स्वाइन फ्लू के समय में हम पॉजिटिव दर्दी का नाम जाहिर नहीं करते हैं। कितने अलग अलग बीमारियां हैं जहां आप पॉजिटिव या असरग्रस्त व्यक्ति का नाम जाहिर करते नहीं हैं। ओवरऑल शहर के प्रोग्रेशन ऑफ डिसीज में जब आपने लोकल ट्रांसमिशन का तबक्का आपने क्रॉस किया, वो जब आप एक ऐसा विस्तार में पॉजिटिव केस आपको मिलता है जहां ट्रांसमिशन कहाँ से आया वो डिसाइड करना एकदम खातरीपूर्वक आप नहीं कर सकते, अनुमान से कर सकते। तो जब वो ऐसा तबक्का है जब आप लोकल ट्रांसमिशन तबक्का से आप थोड़ा ऊपर चले गए, उस समय नाम देना या विस्तार का एग्जैक्ट एड्रेस देना पैंडेमिक मैनेजमेंट के लिए रेलेवेंट नहीं है। डिसीज मैनेजमेंट के लिए जो रेलेवेंट था अप्रैल में, अब आप पूछेंगे अभी पतरा क्यों नहीं मार रहे हैं, जहाँ जहाँ मिला पूरा रोड को पतरा मार के उधर के 50 घर को सील क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर मैं सील करने गया तो आज वडोदरा के लगभग सभी हाउसिंग सोसाइटी सील में आ जाएगी। दैट इज नॉट इट इज नॉट रिक्वायर्ड। सिंपल उदाहरण, समग्र शહેરમાંથી કાંકરા અને પથ્થર અને જે વાગે છે આ હટાવવું શક્ય નથી, પણ તમે ચંપલ તો પહેરી શકો છો। એ જ રીતે કોરોના વાયરસના ભલે લોકલ ટ્રાન્સમિશનથી થોડા આગળ ચલા ગયા, પણ તમે માસ્ક તો પહેરી શકો છો। 160 સ્ક્વેર કિલોમીટર વિસ્તાર તમે સેનિટાઈઝ ના કરી શકો રોજ, પણ રોજ 3 વખત તમે તમારા રેસ્પિરેટરી ટ્રેકને સેનિટાઈઝ કરી શકો છો। ફક્ત ગરમ પાણીના
કોગળા કરીને અને સ્ટીમ ઇન્હેલેશન કરીને. તો આ પ્રકારે માનસિકતા ચેન્જ કરીને રિયલમાં અસરકારક ઇન્ટરવેન્શનના દિશામાં લોકોને વળવાની જરૂર હતી. સેકન્ડલી, જ્યારે પેન્ડેમિકના એક તબક્કામાંથી અમે પસાર થઈ રહ્યા છીએ ત્યારે ફ્રન્ટલાઇન વર્કર્સના પણ મોટિવેશન ચાલુ રાખવું, આ સ્ટેક હોલ્ડર્સ તમામને તમે મોટિવેટેડ રાખીને આ પ્રક્રિયામાંથી પસાર થવું. ફ્રન્ટલાઇન વર્કર્સ એટલે ફક્ત ડૉક્ટર્સ અને નર્સિસ નથી. ડૉક્ટર્સ હોય, નર્સિસ હોય, પેરામેડિકલ સ્ટાફ હોય, લેબ ટેકનિશિયન્સ, અમારા એમ્બ્યુલન્સ ડ્રાઈવર્સ, અમારા ક્રિમેટોરિયમમાં કામ કરનાર વ્યક્તિઓ, અમારા સફાઈ કામદારો, અમારા પોલીસ કર્મચારીઓ, આ તમામ લોકોને મોટિવેટેડ રાખીને આ પ્રક્રિયામાંથી અમારા પસાર થવાનું. એટલે ખૂબ વિચારીને આ પ્રક્રિયામાંથી અમારા પસાર થવાનું હોય. એટલે દરેક વિસ્તારના એડ્રેસ અને જીપીએસ લોકેશન સાથે આટલા પ્રિસાઇસલી આપવું એ પેન્ડેમિક મેનેજમેન્ટના હિતમાં નથી. પણ અમારા ઇન્ટરનલ ઇન્ફોર્મેશન નોટ ઓનલી વ્યક્તિના નામ, એમના એડ્રેસ અને તમામ ડિટેલ સાથે છે અને એક આજે પણ જેટલા પોઝિટિવ કેસીસ આવે છે એના એકના ઘરમાં અમારા વ્યક્તિ જાય છે, ત્યાં એના પરિવારજનોને જ્યાં સિમ્ટમ્સ છે એના સેમ્પલિંગ લેવામાં આવે છે. અત્યારે તો રેપિડ ટેસ્ટ ચાલુ થયા એટલે સિમ્ટમ હોય કે ના હોય એના ટેસ્ટ લેવાનું હવે ચાલુ કર્યું. RT-PCR જ્યારે ચાલતું હતું સિમ્ટોમેટિક અમે ટેસ્ટિંગ કરતા હતા. એટલે અત્યારે પણ ત્યાં જવાનું અને ત્યાં જરૂર પડે તો ત્યાં સેનિટાઇઝેશન કરવાની પણ કામગીરી ચાલે છે. એટલે એમાં કોઈ રિલેક્સેશન કર્યા નથી. જે તંત્ર દ્વારા 50 કેસ હેન્ડલ કરવામાં આવ્યું છે, જે તંત્ર દ્વારા 50 પોઝિટિવ કેસ જ્યારે સમગ્ર શહેરમાં હતા ત્યારે હેન્ડલિંગ થયું, એ જ તંત્ર દ્વારા આજે કુલ મળીને 7,500 જેટલા કેસ છે એ પણ એ જ તંત્ર દ્વારા કરીએ છીએ. અમારા તંત્રના કેપેસિટી 7 ગણી કે 10 ગણી વધી નથી. એટલે અવેલેબલ મેનપાવર, અવેલેબલ રિસોર્સસના ઉપયોગ કરીને મહત્તમ સેવા લોકોને આપવાના દિશામાં કામ થઈ રહ્યું છે. કેટલાક રેલેવન્ટ ઇન્ફોર્મેશન અમે પબ્લિકને આપીએ છીએ. બાકી તંત્ર માટે જે રેલેવન્ટ છે તંત્રને, સંબંધિતોને આપીને એના ઉપર કાર્યવાહી અમે કરાવીએ છીએ. RT-PCR से हम रैपिड टेस्ट पर क्यों चले गए और रैपिड टेस्ट की चौकसी कितनी सटीक मानते हैं आप कि रैपिड टेस्ट से RT-PCR जैसा ही परिणाम मिल सकता है? RT-PCR आज भी चालू है. RT-PCR को समग्र कोविड डिटेक्शन के लिए सबसे रिलायबल और क्रेडिबल माना जा रहा है. लेकिन RT-PCR में भी फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव की संभावना है. क्यों? जब हमने पहले अप्रैल में बोला कि कोई भी व्यक्ति पॉजिटिव आया, हॉस्पिटल में गया, उसको डिस्चार्ज करने से पहले 14 दिन पूरा हो जाए. 14 दिन के बाद उसको एक बार नेगेटिव आए और दूसरे बार भी नेगेटिव आए. 2 बार नेगेटिव आने की क्यों ज़रूरत थी? उसमें भी फॉल्स नेगेटिव की पॉसिबिलिटी थी. इसलिए गलती से नेगेटिव आया और दूसरे बार भी नेगेटिव आया तो ठीक है. हमारे उस समय का अनुभव ऐसा था, किसी का नेगेटिव पहली बार आया, पॉजिटिव दूसरे बार आया, किसी का पॉजिटिव आया, नेगेटिव. तो ये क्रेडिबिलिटी जो है वो फिर भी RT-PCR में बहुत हाई माना जाता है. रैपिड टेस्ट जो है वो एक एमर्जिंग टेक्नोलॉजी है. એમર્જિંગ હે કે આ બધું આ બહાર આવ્યા પછી આ બધું શરૂ થઈને અહીંયા સુધી આવ્યા છે. એટલે આમાં પણ અત્યારે એવું માનવામાં આવે છે કે એન્ટીજન ટેસ્ટમાં પોઝિટિવ આવે એટલે ચોક્કસ પોઝિટિવ, નેગેટિવ આવ્યા એટલે કદાચ સિમ્ટમ્સ હોય અને નેગેટિવ આવ્યા તો એને બીજી વખત RT-PCRમાંથી પણ કરવું જોઈએ. એટલે આજે અમે ગયા ગોત્રીમાં તો 21 પેશન્ટ્સ સસ્પેક્ટેડ પેશન્ટ્સ ગોત્રીમાં અને 25 પેશન્ટ સસ્પેક્ટેડ SSGમાં છે. એટલે ખાતરી કરવા પૂછ્યું તો એવું આવ્યું કે ગઈકાલે એમના રેપિડ ટેસ્ટ કર્યું તો નેગેટિવ આવ્યા, છતાંય સિમ્ટમ્સ છે એટલે RT-PCRના સેમ્પલ પણ અમે લઈ લીધા. એના રિઝલ્ટ આવે એટલે ખ્યાલ. આજે પણ એન્ટીજનમાં નેગેટિવ આવ્યા એટલે અમે નેગેટિવ માનીને એને જવા નથી દેતા. એન્ટીજનમાં નેગેટિવ આવ્યા અને છતાંય સિમ્ટમ્સ હોય અને દાખલ કરવા જેવા હોય તો દાખલ કરીને RT-PCR પણ લેવામાં આવે છે અને ત્યાં પણ નેગેટિવ આવે તો જ આપણે માનીએ છીએ કે નેગેટિવ છે.
आईसीएमआर भी अपनी गाइडलाइंस लगातार बदल रहा है जब से कोरोना आया है, क्योंकि विश्व स्वास्थ्य संगठन जिस तरह निर्देश दे रहा है उस आधार पर सभी देश काम कर रहे हैं। अपने अपने देश में जिस तरीके की स्थिति है उसको ध्यान में रखकर भी काम हो रहा है और इसीलिए हमेशा गाइडलाइंस बदल रहे हैं। इसलिए आरटी-पीसीआर से एंटीजन पर आए, एंटीजन से रैपिड टेस्ट पर आए और ज़रूरत पड़ने पर सारे टेस्ट भी किए जाते हैं, ये कह रहे हैं राव साहब। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये आता है, जब 1000 सैंपल लिए जाते थे तब भी परिणाम करीब 100 के आसपास आते थे और अब 2000 से ज़्यादा सैंपल लिए जा रहे हैं, क्योंकि पिछले दिनों जब मुख्यमंत्री विजय रूपाणी यहाँ आए थे उन्होंने कहा था कि वडोदरा शहर में टेस्ट दुगने करने हैं। टेस्ट तो दुगने कर दिए गए लेकिन पॉजिटिव की संख्या उतनी की उतनी है। इसके पीछे का मायाजाल मैं ज़रूर सर पूछना चाहूँगी, क्योंकि 1000 से भी कम आ रहे थे। मुझे लगता है उस वक्त 800-900 टेस्ट हम कर रहे थे जब मुख्यमंत्री जी ने ये बात कही और उसके बाद हमने बढ़ा के 1000 से 2000 अब 2000 प्लस हम कर रहे हैं। 2300 के आसपास टेस्ट रोज़ हो रहे हैं और उसके बाद भी पॉजिटिव 100 हो रहे हैं। यानी हम कह सकते हैं कि पिक खत्म हो गया और हम डाउनफॉल की तरफ जा रहे हैं। क्यों सैंपल आंकड़े क्यों नहीं बढ़े हैं पॉजिटिव के? तो आपको ये समझना चाहिए कि जब आरटी-पीसीआर 20 दिन 25 दिन पहले सिर्फ आरटी-पीसीआर द्वारा हमारा होता था टेस्टिंग, तब सिम्टोमेटिक सैंपल्स का ही टेस्टिंग होता था। कोई ओपीडी में आया और ओपीडी में श्वास लेने की भी तकलीफ़ है या फिर उनको टेम्परेचर है या फिर फैटिग है, कोल्ड है, कफ है, ऐसे लोगों का ही हमने सैंपल हॉस्पिटल के ओपीडी में से हम लेते थे। अब जब आपका सैंपल का जो सैंपल में जे लोगो आवे छे एना पॉजिटिवनी संभावना ज खूब मोटी होय, वधारा होय, तो 400 सैंपल लईए तो एमां 30 થી 35 થી 40 જેટલા પોઝિટિવ નીકળે, એટલે 400 સેમ્પલ લીધા અને 100 પોઝિટિવ આવી શકે, 300 લીધા અને 100 આવી શકે. પણ જ્યારે તમે એના કરતાં બહાર જઈને એન્ટીજન ટેસ્ટ ઉપર આવ્યા અને એન્ટીજન ટેસ્ટ તો તમે સામાન્ય સિમ્ટમ્સ ના હોય એવા લોકો પણ આવીને એન્ટીજન ટેસ્ટ કરી શકે. ત્યાં પોઝિટિવિટી રેટ ઘટવાની સંભાવના છે, કેમ કે ત્યાં 100 જણાના કરીએ તો 5 જ પોઝિટિવ આવે. જ્યારે તાવ સાથે, શરદી સાથે, જુખામ સાથે કોઈ હોસ્પિટલમાં જાય એમાં 100 લોકોના કરીએ તો 25 પોઝિટિવ આવે. તો આ ડિફરન્સ એ છે કે જ્યારે તમારા સેમ્પલ સાઇઝ નોન સિમ્ટમેટિક હોય, સેમ્પલિંગ નોન સિમ્ટમેટિક પેશન્ટ્સના થાય ત્યારે પોઝિટિવિટી રેટ ઘટશે અને હોસ્પિટલાઇઝડ અથવા હોસ્પિટલમાં આવેલા ઓપીડી પૈકીના સેમ્પલ્સ લેવામાં આવે તમારા પોઝિટિવિટી રેટ વધશે. એટલે ઓવરઓલ વી આર એટ ધ મોમેન્ટ સ્ટેબલ. આઈ વુડ નોટ સે કે અમારા ઓવરઓલ પોઝિટિવની સંખ્યા ઘટી છે કે ઇન્ફેક્શનના પ્રમાણ ઘટ્યા છે. પોઝિટિવિટીથી સ્પ્રેડના સ્પીડના અનુમાન આવે એટલા તો હું ચોક્કસ કહી શકું કે વડોદરા શહેરમાં કોરોનાના ચેપ ફેલાવવાના સ્પીડમાં ખૂબ કંટ્રોલ આવી ગયું છે. છેલ્લા 25 દિવસથી અમારા હોસ્પિટલોમાં જેટલા પેશન્ટ્સ છે એ સંખ્યા લગભગ સ્ટેબલ છે. કેટલાક કિસ્સામાં ડિક્રીઝ પણ દેખાય છે. વડોદરા શહેરમાં અમારા અનુમાન મુજબ જે પીકિંગ ઓગસ્ટ મહિનામાં શરૂ થયું, પીકમાં લગભગ આવી ગયું, એ હવે બેલ જે રીતે સ્ટેટિસ્ટિક્સમાં બેલ કર્વ કહીએ છીએ, બેલ કર્વ એટલે આમ શરૂ થાય અને આમ ઓછા થઈ જાય. આ બેલ કર્વમાં ના ટોચમાં અમે છીએ. ટોચમાં 1 મહિના ચાલશે. આ 1 મહિનાના સમયમાં હજુ 10-12 દિવસ બાકી છે. એટલે ફર્સ્ટ વીક ઓફ ઓગસ્ટમાં શરૂ થયેલા ફર્સ્ટ વીક ઓફ સપ્ટેમ્બર સુધી આ પીકિંગ સ્ટેબલ રહેશે એવું અમારા અનુમાન છે. અને સેકન્ડ વીક ઓફ लगभग फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर थी संख्या में घटाड़ो पण जोवा मळशे. ये माना जा रहा है कि सितंबर के अंत तक, सितंबर का पहला जो वीक होगा वहाँ पिक वहाँ जो पिक है वो स्टेबल होगा और उसके बाद नीचे ग्राफ उतरना शुरू होगा. यानी जो फिलहाल 115-120 केस रोज दर्ज हो रहे हैं 100 से नीचे जाएं, ऐसी हम आशा रख सकते हैं. एक बड़ा सवाल आपके मन में ये भी आ रहा है, ये जो आज सारे सवाल लेकर बैठी हूँ वो वही सवाल है जो आपने हमसे हमारे कमेंट बॉक्स में पूछे हैं. और सबसे एक बड़ा सवाल
कि रोज अखबारों में छपता है आज इतनी मौत हुई। जब हम आपको दिखाते हैं जो आंकड़े हम फायर ब्रिगेड से लेते हैं, क्योंकि जो कोरोना से या कोरोना से सस्पेक्टेड मौत होती है उनकी जो दफन विधि होती है, अंतिम संस्कार होता है, गाइडलाइंस के तहत होता है, आईसीएमआर के गाइडलाइंस के तहत होता है, और उसके आंकड़े दमकल विभाग के हमेशा अलग होते हैं और प्रशासन के हमेशा अलग होते हैं। सर, वहाँ जब हम कहते हैं कम से कम 6 से 12 मौत हमें रोज़ की मिलती है, और जब प्रशासन का बुलेटिन आता है 1 या 2 या 3 मौत आती है। डेथ आपने कमेटी भी एक बनाई है, लेकिन फिर भी इतना बड़ा डिफरेंस क्यों आता है मौत के आंकड़ों में? तो ये पूरा आईसीएमआर गाइडलाइंस के मुताबिक जितना डेथ होता है वो तमाम डेथ का तात्कालिक डेथ ऑडिट कमेटी के माध्यम से ऑडिटिंग करना है, और ऑडिटिंग के बाद जो मुख्य कोविड के कारण से मृत्यु हुआ हो, प्राइमरी कॉज ऑफ डेथ कोविड हो, उसको अलग रख के जो सेकेंडरी कॉज या टर्शरी कॉज ऑफ डेथ या नॉन प्राइमरी कॉज ऑफ डेथ कोविड हो उसको अलग रख के ये दोनों का एनालिसिस करके उस प्रकार से रिपोर्टिंग करने के लिए कोविड के पोर्टल में भी जोगवाई है और उस प्रकार से गाइडलाइंस भी है। हमने उस गाइडलाइंस के अनुसार ही कामगिरी किया है, और मई महीने से जिस प्रकार से रिपोर्टिंग गाइडलाइंस के आधार पर चालू किया उसके अनुसार हम कोविड डेथ जितना है वो हम कोविड डेथ तरीके बताते हैं, और जो नॉन कोविड डेथ है उसको नॉन कोविड कैटेगरी में वो अलग जाता है। तो इसलिए इसमें कोई डाटा का मैनिपुलेशन या डाटा का कंसीलमेंट हमने करने का प्रयास इसमें किया नहीं है। लेकिन अगर एक पेशेंट को कोरोना है या समझ लीजिए हाइपरटेंशन है, वो बहुत सालों से इसी बीमारी के साथ जी रहा है, और जब उसे कोरोना होता है उसकी डेथ हो जाती है, तो उसे कोरोना डेथ क्यों नहीं गिना जाना चाहिए? जब साल में वडोदरा शहर में 17 से 18,000 लोगों का मृत्यु होता है, और उसमें से जनरल पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स का जो फाइंडिंग है पूरे गुजरात में 9.2% डेथ रेस्पिरेटरी इलनेसेस के कारण से होता है। तो साल में कितना हो गया? 18,000 मृत्यु में अगर 9.2 10% मानो तो 1800 मृत्यु हो गया। अब हमारे जब भी हम रिपोर्टिंग करते हैं वो 1800 को पर्टिकुलर कारण से मृत्यु हुआ ऐसा नहीं मानते हैं। एक्यूट कंडीशन और क्रोनिक कंडीशन अलग अलग कारण बनता है। किसी का क्रोनिक कंडीशन से मृत्यु होता है, किसी का एक्यूट कंडीशन से मृत्यु होता है। तो अंडरलाइंग कॉज ऑफ डेथ अगर नॉन कोविड हो उसको कोविड मान के रिपोर्टिंग करने का गाइडलाइंस में जोगवाई नहीं है। यानी मौत के आंकड़ों में जो डिफरेंस हमें देखने मिलता है वो कह रहे हैं कि आईसीएमआर की गाइडलाइन है। सरकार पर ये एक सबसे बड़ा आरोप हमेशा कोरोना के दौरान लगा है कि सरकार आंकड़े छुपा रही है। उस पर भी हम ज़रूर सवाल पूछना चाहेंगे कि सर, टेस्टिंग बढ़ाने की तो अब सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा है कि टेस्टिंग बढ़ाइए, उसके बाद हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि टेस्टिंग बढ़ाइए। क्या सरकार की ओर से ऐसा कुछ कभी दबाव आता था कि टेस्ट कम करिए और पॉजिटिव कम दिखाने हैं? जो भी व्यक्ति बोलता है कि टेस्टिंग का प्रमाण कम है, तो मैं उनको ये पूछना चाहूँगा, हम कितना टेस्ट रोज करें तो आपको संतोष होगा? 20 लाख की बस्ती है, आज नेगेटिव आया तो आज शाम को ही आप इन्फेक्टेड होके कल पॉजिटिव आ सकते हैं। तो 20 लाख की बस्ती कितने बार, कितने समय गाला दरमियान टेस्टिंग करना चाहिए, उसका कोई अंत नहीं है। पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट ऐसा नहीं चलता है। स्वाइन फ्लू आया तो पूरा शहर 20 लाख की बस्ती को दर अठवाडिया जाके स्वैब टेस्ट करें। कोरोना आया तो 20 लाख वस्ती को दर 15 દિવસે જઈને સ્વેબ ટેસ્ટ કરે, એ શક્ય નથી અને આ ફિઝિબલ પણ નથી, ફિઝિબિલિટી નથી, આ ઉપયોગી પણ નથી, કેમ કે આજે નેગેટિવ આવ્યા તો 5 દિવસ પછી પોઝિટિવ પણ થઈ શકે છે અને ફોલ્ટ સેન્સ ઓફ કોન્ફિડન્સથી એ જીવશે કે અને મને કશું નથી, મારા માસ્કની પણ જરૂર નથી, મારા કશું પીવાની જરૂર નથી, આ યોગ્ય નથી। પબ્લિક હેલ્થ મેનેજમેન્ટ में ઉપલબ્ધ સંસાધનોના મહત્તમ ઉપયોગીય કન્સેપ્ટ્સથી કામ કરવું પડે છે। અને એટલે અમે શું કર્યું, છેલ્લા 1.5-2 મહિનાથી
રોજ ડોર ટુ ડોર સર્વેલન્સને અમે સઘન કર્યા. ડોર ટુ ડોર સર્વેલન્સમાં જેટલા સિમ્ટોમેટિક કેસીસ આવે છે એને ડિટેક્ટ કરીને એના આગળ ટ્રીટમેન્ટ તરફ લઈ જવાના, હોમ બેઝડ કોવિડ કેર કરવાના, અને હોમ બેઝડ કોવિડ કેર દરમિયાન એમને શ્વાસના કંઈક અથવા કંઈક પણ પેરામીટર્સમાં એમના એડવર્સ પેરામીટર્સ અગ્રેવેટ થાય તો એને હોસ્પિટલાઇઝ તરફ લઈ જવાના કાર્યવાહી ચાલુ કરી. એટલે એક સમય છે જ્યાં કન્ટેઇનમેન્ટ સૌથી મહત્વનું છે. કોવિડ કન્ટેઇનમેન્ટ એટલે ચેપ ફેલાવતા અટકાવવું, એ સૌથી પ્રાથમિકતાના કામગીરી. ये ક્યારે? માર્ચ એપ્રિલ મહિના દરમિયાન. એપ્રિલ મે જૂન દરમિયાન સૌથી પ્રાથમિકતાના કામગીરી કોવિડ ડિટેક્શન, અને પછી એક તબક્કા જાય પછી કોવિડ મેનેજમેન્ટ સૌથી મહત્વનું તબક્કો આવી જાય છે. કોવિડ મેનેજમેન્ટમાં ડોર ટુ ડોર સર્વેલન્સ, સિમ્ટમ જ્યાં પણ ધ્યાન પર આવે તરત ટ્રીટમેન્ટ ચાલુ કરવાનું. ટેસ્ટિંગની પણ રાહ જોવાની જરૂર નથી. અત્યારે રેપિડ ટેસ્ટ આવ્યા, પહેલાં તો RT-PCR આવ્યા, તો આજે સેમ્પલ જાય તો બીજા દિવસે રિઝલ્ટ આવે, તો એક દિવસ પણ બગાડવાની ક્યાં જરૂર છે? ઓન ધ સ્પોટ તમારા ટ્રેન. આ તો આમ કોઈ નવા કોઈ ટ્રીટમેન્ટ પ્રોટોકોલ નથી. સિમ્ટમ્સ હોય તો એઝિથ્રોમાઇસિન લેવાના, હાઇડ્રોક્સીક્લોરોક્વિન લેવાના, અને બીજા જે બ્લડ થિનર હોય કે બીજા જે પણ પ્રકારના ક્લિનિકલ પ્રોટોકોલ ફોલો કરવાના. એમાં કોઈ મોટા આડઅસરવાળી દવાઓ નથી આ કંઈ. એટલે અમે ઓન ધ સ્પોટ હોમ બેઝડ સિમ્ટોમેટિક ટ્રીટમેન્ટ ચાલુ કરવાના કામગીરી મે મહિનાથી ચાલુ કરી. એટલે ડિટેક્શન ઓછા થયા કે વધારા થયા એમાં કોઈ મતલબ નથી. આજે અમેરિકામાં લાખોના પ્રમાણમાં રોજ ટેસ્ટિંગ એપ્રિલ મહિનાથી ચાલતું હતું તો કંઈક ફેર પડ્યું નથી. આજે પણ ત્યાં હાઈ રેટ ઓફ મોર્ટાલિટી પણ છે, હાઈ રેટ ઓફ પોઝિટિવિટી પણ છે. એટલે અલગ અલગ પરિસ્થિતિમાં અલગ અલગ સ્ટ્રેટજી અપનાવવાનું હોય છે. એક તબક્કા હતું જ્યારે એકલા RT-PCRથી ચાલતું હતું. હવે એન્ટીજન ટેસ્ટ આવ્યું એટલે 10 લાખ ટેસ્ટ સમગ્ર દેશના લેવલે થઈ શકે છે. આજે 1 લાખ ટેસ્ટ, 10 લાખ ટેસ્ટ અત્યારે એટલા માટે થઈ શકે કેમ કે આ એન્ટીજન ટેસ્ટ છે. તમે સેમ્પલ લીધા, બીજા દિવસે રિઝલ્ટ આવ્યા. સમગ્ર ગુજરાતમાં 25 જ લેબોરેટરી કે 50 જ લેબોરેટરી હોય તો આ રીતે રોજ 50,000 સેમ્પલ લેવું યોગ્ય શક્ય નથી. તો એ સમયના અનુરૂપ અમે કામ કર્યા છે. વડોદરાએ પણ રાજ્યના માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી, માનનીય આરોગ્ય મંત્રી શ્રી, રાજ્યના તમામ ટીમના અમારા સિનિયર અધિકારીશ્રીઓ, મુખ્ય સચિવ શ્રી, આરોગ્યના અધિક મુખ્ય સચિવ શ્રી, પ્રિન્સિપલ સેક્રેટરી આરોગ્ય, તમામના નેતૃત્વમાં એક ટીમ તરીકે કામ કર્યું છે. વડોદરા શહેરમાં સ્થાનિક વહીવટી તંત્ર, મ્યુનિસિપલ કમિશનર શ્રી અને કોર્પોરેશન તંત્ર, કલેક્ટર અને સમગ્ર વહીવટી તંત્ર, પોલીસ કમિશનર શ્રી અને એમના તંત્ર, પોલીસ તંત્ર, તમામે સંકલનથી એક ટીમ તરીકે કામ કરીને પદાધિકારીઓ, માનનીય મંત્રીશ્રી, માનનીય સ્પીકરશ્રી, માનનીય મેયરશ્રી, તમામના સંકલનમાં રહીને આ પરિસ્થિતિને પાર પાડવાના પ્રયાસ થયા છે. હું માનું છું આવતા સમયમાં આ પરિસ્થિતિ સ્ટેબિલાઇઝ થશે થોડાક 15 દિવસ સુધી, અને પછી રિસીડ થશે, ડિક્લાઇન થશે, અને લગભગ મારા અનુમાન સાચું હોય तो वर्स्ट टाइम इज ओवर. और सर आपने बात करी कि संकलन से बात हुई है, इस पर एक सवाल ज़रूर पूछना चाहूँगी जो हमेशा उठता रहा है कि लोकल प्रशासन जो है उसको कहीं ना कहीं आपने डिसीजन में साथ नहीं लिया है. चाहे कलेक्टर की मैं बात करूं, चाहे म्यूनसिपल कमिश्नर की बात करूं, कहीं ना कहीं दबे सुर में ये आवाज़ हम तक निकल कर आई है कि आपने उनकी आवाज़ नहीं सुनी है. कितनी सच्चाई है इस बारे में और क्या कहना चाहेंगे? किनकी आवाज़ सुनी? लोकल प्रशासन की बात है, कलेक्टर की बात हो गई या म्यूनसिपल कमिश्नर की. आपने उन्होंने बड़े बड़े निर्णय में लोकल प्रशासन को साथ में नहीं लिया है. ये बात निकल कर शायद आपके सामने भी आई होगी कभी ना कभी. क्या कहना चाहेंगे? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, પોલીસ કમિશનર, અમે બધા સતત સંકલનમાં હોય છે. મીડિયા સામે જોઈન્ટ પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરવાથી જ સંકલનથી કામ થાય છે એવું લાગતું હોય તો એમાં કશું કરી ન શકીએ. પણ એક એક નિર્ણયના અમલવારી જ્યારે સ્થાનિક તંત્ર દ્વારા જ થતી હોય. હું શિક્ષણ સચિવ છું, મને એકલા જ અહીંયા નિમણૂક આપવામાં આવી છે. મારા ઓફિસ હજુ ગાંધીનગર છે. એટલે મારા એક એક નિર્ણયના અમલવારી તો કોર્પોરેશનના તંત્ર અને જિલ્લા કલેક્ટરના તંત્ર અને પોલીસના તંત્ર દ્વારા જ થવાની હોય. તો એમના સાથે સંકલનમાં રાખ્યા વગર કઈ રીતે થાય? એટલે
જિલ્લાના તમામ ટીમના લોકો એમાં ખૂબ સકારાત્મક રીતે જોડાયા છે. વડોદરામાં કોઈ પણ નિર્ણય કરીએ તો મતભેદ હોવું સ્વાભાવિક છે. એટલે કેટલાક લોકોને એવું હોય કે આ કેમ આવા નિર્ણય લીધા કે કેમ એવા દાખલા તરીકે કમ્યુનિટી કિચન વચ્ચે બંધ કર્યા તો લોકોને લાગ્યું કે આ આટલા કેમ કરે. પણ ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ વખતે કમેન્ડ એન્ડ કંટ્રોલના સિસ્ટમ સ્પષ્ટ હોવું જરૂરી છે. સામાન્ય પીસ ટાઈમ્સમાં કન્સલ્ટેશન કરી શકીએ, બધા સમિતિઓ રચના કરી શકીએ છીએ, પછી બધાને કન્સલ્ટ કરવા માટે ફરી એક સામાન્ય ચર્ચા રાખી શકીએ અને અઠવાડિયા 10 દિવસ 15 દિવસ બધા સાથે ચર્ચા કરીને નિર્ણયો લઈ શકીએ. ડિઝાસ્ટરમાં ઓન ધ સ્પોટ ડિસિશન્સ લેવાના હોય. ડિઝાસ્ટરમાં કરેક્ટ ડિસિશન્સ કરતાં ટાઈમલી ડિસિશન્સ મહત્ત્વનું હોય છે. કરેક્ટ જે છે સાપેક્ષિત છે, ટાઈમલી મહત્ત્વનું છે. તાંદલજામાં કેમ રેડ ઝોન કર્યા? એક પણ કેસ નહોતું. કયા ગાઈડલાઇન્સ મુજબ કર્યા? કે નાગરવાડામાં પહેલાં કેસ આવ્યા, કેમ તમે રેડ ઝોન જાહેર કર્યા? કોને પૂછીને કર્યા? હવે પૂછવાનું કોને? કેમ કે રાજ્ય સરકાર જ્યારે કેટલાક જવાબદારીઓ આપતી હોય તો મારા પણ જવાબ આપવાનું હોય છે. એટલે કન્સલ્ટેશનની પ્રક્રિયા પીસ ટાઈમ્સ અને ડિઝાસ્ટર ટાઈમ્સમાં અલગ અલગ હોતી હોય છે. ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટના મૂળમાં કંઈક હોય, તો એ છે કે પરફેક્ટ ડિસિશન્સ કરતાં ટાઈમલી ડિસિશન્સ લો અને પછી ટાઈમલી ડિસિશન્સ આગળ જતાં તમે મોડિફાઈ કરતા જાઓ અને અનુભવ ઉપરથી એને ફાઇન ટ્યુન કરતા જાઓ ડિસિશનને અને અમલવારી કરો. એટલે હું તો જે રીતે મેં વાત કરી, જિલ્લા વહીવટી તંત્રે અને કોર્પોરેશનના તંત્રે ખૂબ સારી રીતે આમાં યોગદાન આપ્યું છે. બધાને અભિનંદન. मुझे लगता है बहुत सारी बातें हैं, लेकिन कुछ एक दो आखिरी सवाल के साथ हम इस इंटरव्यू को ख़त्म करेंगे. शिक्षा सचिव है, शिक्षा सचिव से जब हम बात कर रहे हैं और सबसे बड़ा मुद्दा कोरोना के दौरान शिक्षा का रहा है और सबके मन में यही सवाल है कि आखिरकार स्कूल कॉलेज खुल रहे हैं कि नहीं खुल रहे हैं, हर दूसरा सवाल हमसे यही पूछा जा रहा है क्योंकि पेरेंट्स जो है कहीं ना कहीं चिंतित है. पेरेंट्स पूरे साल अपने बच्चों को नहीं स्कूल भेजना चाह रहे हैं. ऐसे में हम शिक्षा सचिव, जब राज्य के शिक्षा सचिव हमारे साथ हैं, ये सवाल भी उनसे ज़रूर बनता है, स्कूलों को लेकर क्या डिसीजन लिया जा सकता है सितंबर मंथ के बाद? मैं इस विषय में कोई स्पेकुलेशन करना नहीं चाहता. ये मेरा अधिकार क्षेत्र का बाहर का विषय है. ये निर्णय भारत सरकार का मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो अनलॉक 4 का गाइडलाइंस बाहर पड़ेगी तब जो निर्णय भारत सरकार करेगी कि बंद रखना है या खोलना कि नहीं, ये निर्णय राज्य सरकार ऊपर छोड़ना है. ये निर्णय भारत सरकार का गृह मंत्रालय अपना नोटिफिकेशन में, डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के नोटिफिकेशन में जब बाहर पड़ेगी तब उसमें थोड़ी स्पष्टता हो सकती है. उसमें मैं कुछ अभी से अनुमान करना, स्पेकुलेशन करना योग्य नहीं मानता. यानी स्थिति को देखते हुए जो सरकार निर्णय लेगी, केंद्र सरकार निर्णय लेगी, उसके बाद राज्य सरकार इस पर निर्णय लेंगी और उसके बाद पूरे गुजरात राज्य में अमल होगा. आखिरी एक सवाल ज़रूर पूछना चाहूँगी. सर, आप वडोदरा आए और पूरी इस स्थिति को बहुत सफलता से आपने संभाला. ये पूरा वडोदरा शहर कहीं ना कहीं मान रहा होगा, मीडिया कर्मी भी ये मान रहे हैं कि शायद आप नहीं होते सिनारियो अलग हो सकता था. आखिरी सवाल, शहर में रहकर क्या चुनौतियाँ आई जब आपको लगा होगा कि मुश्किल हो रहा है? ये अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन था. मतलब ન ભૂતો ના ભવિષ્યથી એવું હું ન કહી શકું, કેમ કે હવે આ પ્રકારના વાયરસીસ વગેરે આવતા સમયમાં બાયોલોजिकल थ्रेट जो है वो बहुत बढ़ सकता है. तो लेकिन हमारे समय जीवन काल में इस प्रकार की परिस्थिति हमने देखी नहीं. ना भूतो ऐसा भी नहीं बोल सकते क्योंकि 1918 में इस प्रकार का परिस्थिति आया है, स्पेनिश फ्लू की परिस्थिति आई है, प्लेग की परिस्थिति आई है, ये सब आई है. हमारे समय गाला में शायद हमने ये पहली बार अनुभव किया. तो
तो कौन से अदृश्य शक्ति के सामने जब हम, और मार्च महीने में इंटरनेशनल रिसर्च मालूम नहीं था, क्या ट्रेंड्स मालूम नहीं था, क्लिनिकल प्रोटोकॉल्स क्लियर नहीं थे, तो उस समय बहुत मतलब असमंजस की परिस्थिति थी। लेकिन अप्रैल के अंत तक हमने कहीं ना कहीं हमारा प्रोजेक्शंस हम साइंटिफिकली कर पाए, और हम उस प्रोजेक्शंस को सच मान के प्लानिंग किया। जब वो प्रोजेक्शन मतलब आज इधर है लेकिन हम इधर होंगे, ये कहना आसान नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसा भी हो सकती है, क्यों ऐसा बोल रहा है, मान रहा है कि नहीं फेल, मतलब फेल या पास की बात नहीं है, संक्रमण का प्रक्रिया इस तरीके से ही होता है पूरा दुनिया में। इटली में दुनिया का सबसे अच्छा बेहतरीन पब्लिक हेल्थ सिस्टम है, उधर भी ऐसा था, स्पेन में भी ऐसा था, फ्रांस में भी ऐसा था, यूनाइटेड स्टेट्स में भी ऐसा था। तो कहीं ना कहीं पीकिंग आ सकता है, और वो डबलिंग के रेशियो के हिसाब से पीकिंग जुलाई अगस्त में आ सकता है, ये कहना और उसको नज़र में रख के प्लानिंग करना वो सबसे बड़ा पड़कार था। और शहर में क्या है, परसेप्शन बैटल भी है एक, आपने बोला सफलतापूर्वक, और किसी के नज़र में सफलतापूर्वक नहीं भी हो सकता है, लेकिन मेरा अपना अनुमान के अनुसार हमने बहुत टीम तरीके काम करके कॉरपोरेशन, जिला वहीवटी तंत्र, पुलिस प्रशासन, बाकी स्थानिक सपोर्ट में जितना तंत्र, हॉस्पिटल्स, प्राइवेट स्टेक होल्डर्स, બધા लोगों एक टीम तरीके काम કરીને वी हैव सेव्ड हंड्रेड्स ऑफ लाइफ। मैं आपको आज जब अगस्त के एंड में हम बैठे हैं, मैं इतना तो कह सकता हूँ, हमारा प्रोजेक्शंस के लगभग परफेक्ट उसी प्रोजेक्शंस के अनुसार जा रहा है। वो हमने प्रोजेक्शंस किया था एग्जैक्टली इसी दिन अप्रैल महीने में, अप्रैल लगभग 28 के आसपास, मई, जून, जुलाई, अगस्त 4 महीने में वो प्रोजेक्शंस के अनुसार ही लगभग जा रहा है। एक ज फेर થયું છે, મોર્ટાલિટી આના કરતાં ખૂબ અમે ઘટાડી શક્યા, અનુમાન કરતાં ખૂબ મોર્ટાલિટી મિનિમાઇઝ કરવામાં સફળતા મળી, એટલે આટલા પૂરતું સંતોષ છે। પણ હજુ હું કહું છું કે સપ્ટેમ્બર સુધી આ લંબાવશે અને સપ્ટેમ્બર પછી ઘટશે, તો ઘટવાના સમયમાં પણ સાવચેતી રાખવાના જરૂર છે। હવે એક સૌથી મહત્ત્વના સવાલ, આ ફર્સ્ટ વેવ છે કે સેકન્ડ વેવ છે અમને ખબર નહીં, ये फाइनल वेव છે એવું અમે માનીએ છીએ। મહત્ત્વની બીજી વાત, એક વખત આવ્યા તો બીજી વખત આવી શકે કે નહીં હજુ નક્કી નથી, એટલે ના આવે એવું અમે અનુમાન કરીએ છીએ। કેટલાક પ્રિઝમ્પશન્સ ઉપરથી અમે માનીએ છીએ કે વી હેવ ક્રોસ્ડ ધ વર્સ્ટ ટાઈમ્સ, વર્સ્ટ ટાઈમ પાસ થયા છે એવું આપણે માની શકીએ છીએ। એટલે જેટલા કોરોના સામેના જંગ હતા એટલા જ કોરોનાના જંગના પરસેપ્શન પ્રોપર બનાવવા માટે પણ મહેનત કરવી પડી, કેટલાક લોકોએ સહયોગ પણ આપ્યો એમાં, એટલે જે લોકોએ ખામીઓ બતાવી એ લોકોએ પણ મદદ કરી કે ખામીઓ સુધારવા માટે અમને પ્રયાસ તક આપી। ગોત્રીમાં પહેલાં ખામીઓ હતી, પછી એસએસજીમાં કેટલાક ખામીઓ લોકોએ બતાવ્યા, કેટલાક પ્રાઇવેટ હોસ્પિટલોની ખામીઓ ઉજાગર કરી, એટલે અમે સુધારતા ગયા અને होपफुली इना करने। प्राइवेट हॉस्पिटल बहुत ज़्यादा पैसे ले रही हैं, आज भी चार्जेस नियत होने के बाद भी लाखों रुपए के पैकेजेस हैं, क्यों नियंत्रित इसे नहीं कर पाए? नहीं, उसको सख्ताई से हम अमल कर रहे हैं। हमने उसके लिए कंप्लेंट्स के लिए, ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए ऑफिसर नियुक्त किया है, उनका पर्सनल मोबाइल नंबर भी हमने जाहिर किया, छापाમાં અને દરેક વેબસાઇટમાં એ છે। કોર્પોરેશનના ટોલ ફ્રી નંબર પણ જાહેર કરવામાં આવ્યા છે, ટોલ ફ્રી નંબરમાં પણ લોકો ફરિયાદ કરી શકે। મને કહેવામાં આવ્યું કે લગભગ ઘણા બધા એવા કિસ્સામાં રિફંડ પણ પૈસા કરાવ્યા છે હોસ્પિટલોને, એમ્બ્યુલન્સ સેવાઓને, કેટલાક લેબોરેટરીઝને ફરજ પાડીને પૈસા રિફંડ પણ અમે કર્યા છે। એટલે હું માનું છું કે આ પ્રકારના અસંતોષ
એક્સેપ્શનલ કેસીસમાં આવી શકે, પણ બ્રોડલી બાય એન્ડ લાર્જ લોકો નિયત દરના અંદર રહીને જ ચાર્જિંગ કરે છે. चलिए, धन्यवाद करती हूँ पूरे वडोदरा शहर की ओर से आपका, और अभिनंदन भी देना चाहूँगी, सराहना भी करना चाहूँगी कि एक बहुत बड़ी महामारी से वडोदरा शहर को बचाने में प्रशासन काफ़ी हद तक सफल रहा है। वरना जिस तरह अन्य शहरों में स्थिति पैदा हुई थी, वडोदरा शहर बड़ा होने के बावजूद काफ़ी हद तक हम सफल रहे हैं इस कोरोना महामारी को नियंत्रित करने में। डॉक्टर विनोद राव जो कोरोना के ओएसडी थे, उन्होंने सारे सवालों के जवाब आज दिए हैं। एक डिटेल्ड इंटरव्यू आज हमने उनके साथ किया है, क्योंकि हम भी जानना चाहते थे हमारे दर्शकों के जो सवाल हैं उनके आखिरकार जवाब क्या है। हम हमारी ओर से जवाब देते रहते थे, लेकिन वो नाकाफ़ी थे आपके लिए, और इसलिए आज राव साहब ने खुद अपना पूरा पक्ष रखा है, किस चुनौतियों से लड़े, कैसे पार पाया, क्या प्लानिंग हुई और क्या इम्प्लीमेंटेशन हुआ, सब कुछ आज हमारे साथ साझा हुआ है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और वडोदरा शहर को आपकी इम्पोर्टेंट सेवाएं हमको मिलती रही। थैंक यू वेरी मच। થેન્ક યુ સો મચ. VNM को देखते रहना है हमेशा। मैं कहती हूँ यूट्यूब चैनल है, लाइक कर दीजिए, फेसबुक पेज है हमारा, वहाँ पे विजिट करना है आपको, और जुड़े रहिए VNM के साथ, देखते रहिए VNM। नमस्कार।